तो एक क्वेश्चन है आपके पास क्या? क्वेश्चन है आपके पास कि इफ द रिलेशन बिटवीन फोर्स, एनर्जी एंड डेंसिटी इज एक्स स्क्वायर टाइम्स एफ इक्वल टू ई माइनस 1/2। इसको एक्स स्क्वायर नहीं लिखना, इसको ए स्क्वायर लिखना या फिर ए लिखना। ए एफ इक्वल टू ई माइनस 1/2 रो अल्फा, where F is force, E is energy, and rho is density. Then find the dimension of A and अल्फा। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड अल्फा। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग प्रयास करिए और बना करके मुझे दिखाइए। ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ है ए एफ इक्वल टू ई माइनस 1/2 रो अल्फा। ई के बारे में कह रहा है क्या कि एनर्जी है, रो डेंसिटी है और एफ क्या है, फोर्स है। तो आपको निकालना क्या है कि अल्फा का और ए का क्या डायमेंशन होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका आज पहला दिन है। कितने लोग हैं? आप दोनों लोग, तीनों लोग। ठीक है भाई साहब, तो आज क्षमा चाहेंगे आपसे कि आज समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा प्रयास करिएगा। 11th पढ़े हैं, 11th पढ़े हैं, थोड़ा बहुत, फिर भी नहीं आएगा। ठीक ना? तो आज टेंशन नहीं लेना है, कल भी टेंशन नहीं लेना है। 2 दिन हमको क्षमा कर दीजिए आप लोग। क्यों? कि टॉपिक लास्ट में चल रहा है, एकदम लास्ट में। और लास्ट में अगर पहले से नहीं आप कुछ पढ़े हैं तो समझ में नहीं आएगा। कल पढ़ाने के बाद छुट्टी हो जाएगी सरस्वती पूजा की, फिर छुट्टी के बाद जब कोचिंग खुलेगी मंडे को, ठीक ना? हाँ, तो जब मंडे से कोचिंग खुलेगी या इस बीच में क्लास चलेगा, मुझे लग रहा है सरस्वती पूजा के बाद, सरस्वती पूजा के छुट्टी के बाद, जब भी वो सर बता देंगे कब तक छुट्टी है। ठीक है, उसके बाद जो शुरू करेंगे नया टॉपिक वेक्टर्स, वहाँ से समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, अभी 1-2 दिन बस क्लास करिए और देखिए कि जोड़ घटाव कैसे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी दिन से पढ़ा रहे हैं और छूट गया है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। सारे क्लास का वीडियो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, ऐप पे जुड़ जाइएगा तो। ठीक है, और वहाँ से क्लास कर लीजिएगा इसका, फिर सारा चीज़ समझ में आने लग जाएगा। और अगर कहीं दिक्कत रह जाता है तो फिर आप मेरे से पूछ लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, तो बनाया जाए इसको। बनाओ कि बना रहे हो तुम लोग? बना रहे हो? बनाओ, जरा सा देखे कॉपी तुम लोगों का। क्या बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? अनामिका। बुझा रहा है कि बाउंस हो रहा है? बुझा रहा है, चलो बनाओ। हाँ, जैसे ही नीचे आए कॉपी देखने तो आराम आराम से क्वेश्चन लिखिए रच रच के, है ना? ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई बनाए हैं? और इधर तुम लोग जी कल आए थे, बन रहा है? बना लिए हो? देखें क्या किए हो, करो करो, कंप्लीट करो, बन जाएगा, करो। इधर दिखाओ तो मुस्कान कॉपी।
क्वेश्चन रच के लिख रहे हैं, कितना दिन ये सब चलेगा सर? जैसे ही नीचे उतरे कॉपी चेक करने के लिए आराम आराम से एकदम क्वेश्चन रच रच के लिखेंगे। सब भूल जाइए, अब जगह बदल चुका है। क्या सर, तो लास्ट में बोर्ड भर दीजिएगा, क्योंकि अगला क्लास केमिस्ट्री का है। आराम आराम से लिखेंगे, है ना? चलो देखो क्या था कि a टाइम्स f इक्वल टू ई माइनस 1/2 रो अल्फा। पहले तुम देखो कि इसमें कितने टर्म हैं। तो एक टर्म है AF, एक दूसरा टर्म है E, और एक तीसरा टर्म है कितना, 1/2 रो अल्फा। अगर ये फॉर्मूला सही है तो इस तीनों टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए बेटा? इस तीनों टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब देखो कि इस तीनों क्वांटिटी में कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन मुझे एग्जैक्टली पता है? एनर्जी का पता है। क्या होता है एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला? एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला है mL2T-2। अच्छा, फोर्स का भी डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होगा। कितना होता है बेटा? mL_T-2। और डेंसिटी का बात अगर करें तो डेंसिटी को क्या लिखते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? तो मास के लिए आप लिखिएगा कैपिटल M, और वॉल्यूम आएगा आपका मीटर क्यूब में। ऊपर जाएगा तो कितना, और टाइम इसमें नहीं रहेगा, है ना? तो यही हो जाएगा कि आपका डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब देखो कि मैं क्या बोला हूं कि एक बार इस दोनों को लो जिसका पता है उसका। तो जब पहले केस में तुम लोगे और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वेट करोगे किसके साथ? AF के डायमेंशन फॉर्मूला के साथ। तो क्या होगा? एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला आपका आएगा वो A का डायमेंशन और इनटू F के डायमेंशन के बराबर में आएगा। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है कितना? mL2T-2 आएगा कि नहीं? इक्वल टू A का डायमेंशन हमको नहीं पता है, और F का डायमेंशन आपको पता है कितना? mL_T-2। अब देखो इधर ये पूरा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें? डिवाइड में आ जाएगा। तो जो A का तुम्हारे पास डायमेंशन बचेगा वो कितना बचेगा? mL2T-2, और नीचे ये आ जाएगा कितना? mL_T-2। देखो तो ये m पहले ऊपर में एक है ये, और ये एक ऊपर जाएगा तो m टू दी पावर कितना? -1। L2 पहले से है, और L1 ऊपर जाएगा तो कितना? और T-2 पहले से है, और T-2 और ऊपर से जाएगा तो T+2 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप A का डायमेंशन लिखिएगा, आप देखिए कि m1 - 1 0 हो जाएगा, L-1 और 2 है तो कितना? L बच जाएगा, और T-2 और +2 0 हो जाएगा। मतलब A जो है वो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास केवल क्या है? लेंथ है। A एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास क्या है? केवल लेंथ है। इसी तरह से देखो कि अगर ये फॉर्मूला सही है तो दूसरे हैंड में ये भी होना चाहिए कि जो E का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन 1/2 रो अल्फा का भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब जब इसको आप इक्वेट करिएगा, E को जब आप इक्वेट करिएगा किसके साथ? 1/2 रो अल्फा के डायमेंशन के साथ। तो 1/2 देख लो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, और न्यूमेरिकल कांस्टेंट का क्या होता है भाई? कोई डायमेंशन। और इसका डायमेंशन लिखोगे कितना? mL2T-2। अभी रो का डायमेंशन देखे थे, कितना दिखे थे? mL-3T0। और अल्फा का डायमेंशन हमको नहीं पता। अल्फा का डायमेंशन चाहिए, इसको इस साइड लेके आओ। कितना आएगा? mL2T-2, और नीचे ये आ जाएगा कितना? mL-3T0, है ना? और यही जो डायमेंशन होगा वो किसका डायमेंशन हो जाएगा? आपका अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा। अब देखिए कि जब अल्फा का डायमेंशन लिखना है तो यहाँ m से m जाएगा, कितना m बचेगा? 0, है ना? L2 है और -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। कितना हो जाना है? L5, ठीक ना? और T-2 है तो -2 ही रह जाएगा। ये हो जाएगा किसका? अल्फा का डायमेंशन। तुम देख लेना, तुम्हारा 4 आया था लग रहा है ना? सही कर देना इसको, ठीक है? तो ये हो गया अल्फा का, और इससे पहले A का भी डायमेंशन निकल चुका था आपका। तो डायमेंशन एनालिसिस के
दो एप्लीकेशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या? तो अभी तक जो पढ़ा था उसमें पहला एप्लीकेशन था क्या, कि अननोन फिजिकल क्वांटिटी का, अननोन फिजिकल क्वांटिटी का जो डिपेंडेंट हो, अननोन फिजिकल क्वांटिटी जो क्या हो, डिपेंडेंट हो, उसका डायमेंशन कैसे निकाला जाएगा, ठीक ना? विच इज डिपेंडेंट, ठीक ना? विच इज डिपेंडेंट, जैसा डिपेंडेंट था उसका डायमेंशन में, तो ऐसे लिखोगे, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ, ठीक ना, अननोन फिजिकल क्वांटिटी, जिसका दूसरे पर डिपेंडेंट करता हो, उसका कैसे निकाला जाएगा? दूसरा एप्लीकेशन आपने क्या सीखा था, बोलिए, दूसरा कलर ले लें, लिख लेना, दिख जाएगा। टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ किसका, तो फिजिकल कांस्टेंट का, फिजिकल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने के लिए आपने सीखा था। और तीसरा एप्लीकेशन में हम लोग क्या, डायमेंशनल करेक्टनेस का, ठीक ना, डायमेंशनल करेक्टनेस का चेक करने के लिए डायमेंशन फॉर्मूला का यूज कर रहे थे, है ना? डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक करने के लिए किसका यूज कर रहे थे, डायमेंशन फॉर्मूला का यूज कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था लास्ट दिन। अब आज का एक अगला है एप्लीकेशन आपका क्या, चौथा एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन में आप लिखिएगा क्या, जिस एप्लीकेशन में आप लिखिएगा चौथा एप्लीकेशन में क्या, कि टू कन्वर्ट द मेजरमेंट, टू कन्वर्ट द मेजरमेंट फ्रॉम वन सिस्टम, फ्रॉम वन, ऐसे लिखना, ONE लिखना, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, टू अनदर सिस्टम। अब देखिए, आपको याद होगा कि पीछे हम लोगों ने तीन तरह का सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पढ़ा था, जिसमें एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या था, FPS, दूसरा क्या था, CGS, और तीसरा क्या था, MKS। अब देखो कि अगर तुमको बोल दे कि MKS से CGS में बदलने के लिए, या फिर CGS में MKS से बदलने के लिए, तो हम लोग इसका डायमेंशन फॉर्मूला का यूज करके कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो अब CGS से MKS में बदलना है। मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दिया, क्या कह रहा है, क्या कन्वर्ट, कह रहा है क्या, कन्वर्ट 1 न्यूटन, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन, ठीक ना? इसको क्या करना है, डाइन में बदलना है। अब तुमको इस बात का पता होना चाहिए कि जो न्यूटन है, 1 न्यूटन, ये कितना होता है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर में। और ये जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, ये कैसा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, MKS, है ना? लेकिन ये डाइन जो होता है, 1 डाइन, ये 1 डाइन इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1 सेंटीमीटर ग्राम, ठीक ना, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, क्या ना होगा CGS में। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। और ये जो सिस्टम है वो कैसा सिस्टम है, CGS सिस्टम है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1 न्यूटन को आप डाइन में बदलिए। तो देखो कि न्यूटन हो चाहे डाइन हो, दोनों है क्या, फोर्स, दोनों है क्या, फोर्स। और अगर फोर्स के डायमेंशन का आप बात करें तो इसका डायमेंशन कितना होता है भाई, MLT-2। तो अगर आपको डायमेंशन पता रहेगा तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए इस तरफ हम लोग लिखते हैं फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बीच में, जो कि कितना होता है, MLT-2, है ना, MLT-2। अब देखो कि इधर हम लोग बात करेंगे MKS सिस्टम का। तो MKS सिस्टम में 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? अब देखो यहाँ हम लोग लेंथ को, इसी चीज को हम लोग को अगर लिखना हो तो 1 kg इंटू 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड का पावर -2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे,
लिख सकते हैं आराम से। अब देखिए कि इधर बात करेंगे किस चीज़ का, सीजीएस का। इधर जब बात करिएगा आप सीजीएस में, तो यहाँ पर आप जो लिखिएगा फोर्स को 1 न्यूटन को, 1 न्यूटन को क्या लिख रहे हैं आप, 1 kg इंटू 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड का पावर कितना बेटा, -2। अब इसको सीजीएस में बदलना है। अब जब सीजीएस में बदलना है तो तुम देखो कि इसको 1 kg को अगर हमको ग्राम में लिखना हो तो कितना ग्राम लिखेंगे, कितना पावर है 1। अगर आपको इस 1 मीटर को सेंटीमीटर में लिखना हो तो कितना लिखिएगा, 100 सेंटीमीटर, कितना पावर है। और अगर 1 सेकेंड को सेकेंड में ही लिखना हो तो ये कितना रहेगा, 1 सेकेंड ही, और इसका पावर कितना, -2। अब देखो कि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, 10⁵ लिख दूँ। ग्राम के जगह ग्राम, सेंटीमीटर के जगह सेंटीमीटर, और सेकेंड का पावर -2 है। जरा सा ध्यान से देखिए, यही चीज़ है 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग एक शब्द में क्या बोलते हैं, एक शब्द में क्या बोलते हैं, डाइन। तो ये काम कहाँ से शुरू किए थे, 1 न्यूटन से, और पहुंच गए कहाँ से, डाइन से। अब कहोगे कि सर ये 1 1 -2 क्या लिखे हैं, ध्यान से देखो, यही तो डायमेंशन है उसका, है ना। तो डायमेंशन फॉर्मूला का ही यूज करके हमने क्या किया, कन्वर्ट किया, और हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि 1 न्यूटन जो है वो कितने डाइन के बराबर में, 10⁵ डाइन के बराबर में होगा। ये न्यूटन एसआई यूनिट है जो कि एमकेएस ही मान के चलेंगे, और डाइन क्या है इसका, सीजीएस यूनिट होता है किसका, फोर्स का। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर आपको कहा जाए, अगर आपको क्या कहा जाए, क्वेश्चन में कहा जाए क्या कि तुमको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है किस चीज को, 1 जूल को, किसको, 1 जूल को टू अर्ग में। ठीक ना, जूल के बारे में पता होगा, ये सीजीएस एसआई है, और अर्ग क्या है इसका, सीजीएस सिस्टम है, किस चीज का ये है यूनिट, एनर्जी का, है ना। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला भी आपको पता है। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, mL2T-2। अब इसी का यूज करके आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है ना। तो देखो, इस एनर्जी का मतलब है mL2T-2। इसका मतलब अगर एमकेएस में आएंगे तो ये मास है, एमकेएस में क्या होगा, ये केजी में। अगर एमकेएस में बात करें तो ये किस में होगा, केजी में। एल होगा किस में, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। और टाइम होगा सेकेंड में, तो सेकेंड का पावर कितना, -2। तो अगर 1 जूल लिखना है, अगर 1 जूल लिखना है तो इसको एक बात बताइए, तो 1 kg इंटू 1 मीटर स्क्वायर और इंटू 1 सेकेंड का पावर -2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब इसी को जब सीजीएस में तुम बदलोगे, इसी को जब तुम सीजीएस में बदलोगे तो देखो, तो 1 kg को कितना लिखोगे, 1000 ग्राम लिखोगे, पावर कितना। 1 मीटर को कितना लिखोगे, 100 सेंटीमीटर लिखोगे, पावर कितना, 2। और 1 सेकेंड को कितना लिखोगे, 1 सेकेंड ही रहेगा, पावर कितना, -2। अब जरा सा ध्यान से देखिए कि ये जो कहानी आपकी आ जाएगी, ये 1000 ग्राम का पावर 1 ही रहेगा। इसका जब आप स्क्वायर करिएगा तो 100 इंटू 100, और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और 1 सेकेंड का पावर -2 है, तो ये आपके साथ 1 सेकेंड का पावर -2 ही रह जाएगा। अब आप जीरो काउंट करिए, 3 2 5 2 7 हो गया, 10⁻7 लिख लूँ, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर -2 है तो नीचे लिखे। अब इसी को देखो, ये सीजीएस में है पूरा, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, अर्ग कहते हैं। इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ, कि कंक्लूजन हुआ कि जो 1 जूल होगा, वो 1 जूल होगा, वो कितना, 10⁻7 अर्ग के बराबर में होगा। ये जूल क्या है इसका, एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट आप कह सकते हैं, और अर्ग क्या है, एनर्जी का सीजीएस यूनिट है। इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गई, समझ में आ गई। तो अब जो है आपका एक सबसे लास्ट इसका एप्लीकेशन, वैसे देखो मैं पहले ही दिन बता दिया था क्या कि इसको तोड़ के लोग पढ़ाते हैं 7 8 एप्लीकेशन, कोई काम का चीज़ नहीं है। हर एक चीज़ को अपने अपने स्टेप से लेकर के चलना है, और जो सीखने का चीज़ है उसको सीखना है। अब का जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है क्या, कि डायमेंशन फॉर्मूला एज अ रिसर्च टूल। क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला एज अ रिसर्च टूल। अब देखो
कि ये डायमेंशन फॉर्मूला एज अ रिसर्च टूल जो है, डायमेंशन फॉर्मूला एज अ रिसर्च टूल, डायमेंशन फॉर्मूला एज अ रिसर्च टूल, ठीक है, अलग अलग हो गया ये, एज अ रिसर्च टूल, ठीक है। अब ये इरेज भी नहीं होगा, पूरा चला गया। ये सही है, चलो कोई बात नहीं, ट्रेडिशनल ही चलते हैं। क्या क्या था सबसे लास्ट एप्लीकेशन? मेरे ख्याल से पांचवा एप्लीकेशन था, और पांचवा एप्लीकेशन में क्या था? डायमेंशन फॉर्मूला एज अ रिसर्च टूल, ठीक ना, डायमेंशन फॉर्मूला एज अ रिसर्च टूल, एज अ रिसर्च टूल, ठीक ना। अब देखिए, अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है सर, है ना। अब देखो कि जो डायमेंशन फॉर्मूला एज अ रिसर्च टूल है, ये कैसे रिसर्च टूल के जैसे काम करता है, इस पर हम लोगों को क्या करना है? काम करना है, ठीक है। तो काम करने के लिए अब क्या करेंगे, ये देखते रहिए, ठीक ना। काम करने के लिए क्या करेंगे, जो देखते रहिए आप, कि हम लोगों को इसमें ऐसा फील आना चाहिए क्या कि एकदम साइंटिस्ट के जैसे काम कर रहे हैं हम लोग, नया नया फॉर्मूला और नया नया रिलेशन डायमेंशन फॉर्मूला से क्या करेंगे? इस्टेब्लिश करेंगे। मान लो कि एक सिंपल पेंडुलम है, एक क्या है? सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम में क्या होगा? एक मास m लटका होगा l लेंथ के रस्सी से, है ना। अब आपको कोई आदमी क्या कहा कि भाई साहब इसको उठा करके यहां तक हम लाए, इसको उठा करके यहां तक लाए, ये रहेगा कैसा कुछ, मान लो ऐसा, ठीक ना, ये रहेगा कैसा कुछ ऐसा हो जाएगा। और यहां से जब छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे तो ये फिर से ऐसे यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा कि नहीं जाएगा, और यहां तक जाएगा तो फिर लौट के भी यहां तक आएगा। तो कह रहा है क्या कि इस पेंडुलम को यहां से यहां तक जाने में और फिर दोबारा यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगता है, उस टाइम को क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड। उस टाइम को क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड। कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। क्या? किसी भी सिंपल पेंडुलम को एक बार जाने में मैक्सिमम हाइट तक और फिर दोबारा वापस यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगता है, उसी टाइम को क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड बोला जाता है। अब तुमको कह रहा है क्या कि इस पेंडुलम का टाइम पीरियड के लिए एक फॉर्मूला क्या करो? बनाओ। अब हम लोग क्या है? साइंटिस्ट हैं। अब साइंटिस्ट हैं तो इस पर क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन करना शुरू करेंगे। अब ये सारा ऑब्जर्वेशन कैसे होगा ये देखो। तो बचपन में कभी झूला झूले हुए हो? झूले हुए हो आम के पेड़ में रस्सी बांध के? नहीं झूले हो तो घर पे जाके झूल लेना। मौसम आ ही रहा है, जनवरी आ गया, फरवरी मार्च बीतेगा, अप्रैल से शुरू, है ना। अब देखिए कि इसमें एक चीज सोचिए कि ये रस्सी जितना लंबा रहेगा ये उतना ज्यादा दूर तक जाएगा आराम से, और आराम से उतना ज्यादा दूर तक जाएगा। मतलब टाइम पीरियड कहीं ना कहीं लेंथ पर डिपेंड करेगा। छोटा रस्सी रहेगा, आराम से टिक 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 तुरंत तुरंत घूम जाएगा, कम टाइम लगेगा, है ना। लेकिन अगर रस्सी बड़ा रहे तो आराम से जाएगा और फिर आराम से आएगा, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब अगर रस्सी का लेंथ बढ़ा रहे हैं तो टाइम पीरियड भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और घटा रहे हैं तो टाइम पीरियड भी क्या हो रहा है? घट रहा है। ये किसने बोला? ये किसी ने बोला नहीं, ये हमारा आपका ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हम साइंटिस्ट हैं, हम इसको रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च कर रहे हैं तो पहला ऑब्जर्वेशन ये हुआ क्या कि अगर इसके लेंथ पर बात करें तो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड। कैसे डिपेंड कर रहा है? तो लेंथ बढ़ रहा है रस्सी का तो टाइम पीरियड भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये चीज हम लोगों ने सोचा अपने मन से, है ना। दूसरा चीज देखो कि अगर कोई हल्का आदमी अगर इस रस्सी पर बैठे और तब झूले तो बड़ी जल्दी जल्दी टिक 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 होगा। लेकिन अगर कोई भारी आदमी बैठे तो हो सकता है कि वो बहुत आराम से जाए और बहुत आराम से वापस आए, टाइम अधिक लगेगा। मतलब मास बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड पर फर्क पड़ रहा है। एक दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या आया कि जो ये टाइम पीरियड है वो किस चीज पर? मास पर भी डिपेंड कर रहा है। देखो हो सकता है कि अपना ऑब्जर्वेशन गलत हो जाए, क्योंकि अभी बस हवा में बात कर रहे हैं, ऐसे ही सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, होगा कि नहीं ये बाद में डिसाइड होगा, कर रहा है। तीसरी चीज देखो, अगर हम लोग पृथ्वी पे हैं तो पृथ्वी पे हैं तो इस पे नीचे की तरफ mg लग रहा होगा,
वो भी कस के खींचेगा तो आराम से जाएगा, आराम से जाएगा। लेकिन अगर इसको उठा के लेके चांद पे चले जाएं, mg कम जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, है ना। मतलब कि अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, मास तो इसका फिक्स है, जी का वैल्यू भी ये निर्धारित कर रहा है क्या कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो एक चीज और देखिए क्या कि ये जो टाइम पीरियड है ये इसके जी पर भी डिपेंड कर रहा है। आप जरा सा सोच के बताइए क्या टेम्परेचर का इस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। रस्सी के मोटाई चौड़ाई का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और किस चीज का फर्क पड़ेगा? सर हवा का फर्क पड़ेगा। हवा इसमें रुकावट डाल सकती है, लेकिन कितना रुकावट डालेगी हवा, जिसको हम लोग काउंट भी नहीं कर पाएंगे। बहुत निग्लिजिबल सा रुकावट होगा हवा के कारण, है कि नहीं। उसको इग्नोर ही कर देते हैं, क्योंकि फिजिक्स में छोटा छोटा तो हम लोग एरर में काउंट कर लेते हैं, उतनी गलतियां हो जाती होगी। अब देखो कि इस तीन चीज पर अगर निर्भर कर रही है तो इस तीनों को मिला करके अगर लिखें तो T प्रोपोर्शनल टू एल एम जी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। ये L क्या है? L के बारे में आपको पता है कि L क्या है? लेंथ है। M के बारे में भी आपको पता है कि ये मास है, और G के बारे में भी पता है कि ये कैसा है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इतना चीज तो आपको पता है। अब देखिए कि हमको ये नहीं पता, जैसे एक फॉर्मूला है ना E इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, तो ये पता है कि हमको C का पावर 2 है, M का पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर L M और G का पावर क्या होगा ये हमको पता नहीं है। यहाँ पर L M और G का पावर क्या होगा जो हमको पता नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, है ना, उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे क्या कि लेट द एक्सपोनेंट यानी कि पावर, ठीक ना, लेट द पावर ऑफ L M एंड G, L M एंड G आर रिस्पेक्टिवली कितना है, कुछ भी मान लो, x y एंड z। मान लिया क्या इसका पावर कितना है, x y और z है। अब देखिए तो इस फॉर्मूला को जो आप लोग लिखिएगा वो इस फॉर्मूला को कैसे लिखिएगा, तो t प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर x, m टू द पावर y और g टू द पावर कितना, हम लोगों ने इसका पावर मान लिया। अब अगर एक्स वाई जेड का वैल्यू पता चल जाए तो मजा आ जाए, फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसके लिए देखो कि जब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे और इक्वल टू में बदलोगे तो एक कांस्टेंट क्या आएगा, के एल टू द पावर एक्स, एम टू द पावर वाई और जी टू द पावर जेड। ये हमारा बनेगा एक फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूला में अभी तक दिक्कत ये है, इस फॉर्मूला में अभी तक दिक्कत ये है कि हमको एक्स वाई और जेड का वैल्यू पता नहीं है। एक्स वाई और जेड का वैल्यू हमको पता नहीं है। अगर एक्स वाई जेड का वैल्यू पता चल जाए तो मजा आ जाए। तो मान लो कि ये हमारा फॉर्मूला सही है। अगर ये रिलेशन हमारा क्या है, सही है, अगर ये रिलेशन हमारा क्या है, सही है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ये रिलेशन हमारा सही है, इफ दिस रिलेशन इज करेक्ट, इफ दिस रिलेशन इज करेक्ट, अगर ये रिलेशन क्या है, करेक्ट है, मान लेते हैं, तो करेक्ट होने के लिए दोनों तरफ का डायमेंशन, जो टी का डायमेंशन होगा वो इक्वल होना चाहिए डायमेंशन किसका, के एल एक्स एम वाई और जी जेड के बराबर होना चाहिए डायमेंशन। अब जरा सा देखो कि ये जो एल है, ये जो तुम्हारा एल है, ये तो लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशन कितना होगा, m0 l t0, है ना। जो तुम्हारे पास m है वो तो मास है, तो m का जो डायमेंशन होगा तुम्हारे पास वो कितना होगा, m, इसमें लेंथ है नहीं और टाइम भी है नहीं, और जो g है ये क्या है तुम्हारा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो इसका जो डायमेंशन होगा m0 l t-2 होगा कि नहीं। और जो टाइम पीरियड तुम्हारा t है ये तो टाइम ही है ना, कैसा भी टाइम रहे, तो जब टाइम है तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, m0 l0 और कितना t। अब देखो कि यहाँ एक कांस्टेंट भी है, तो इस कांस्टेंट के बारे में अभी तक हमको कुछ पता नहीं है, इस कांस्टेंट के बारे में अभी तक हमको कुछ पता नहीं है। अब जब इस कांस्टेंट के बारे में कुछ पता नहीं है तो इस कांस्टेंट के बारे में हम डायमेंशनली बात नहीं करेंगे अभी,
केवल जो जो क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए कि अगर सबका वैल्यू आप रखिएगा तो टी का डायमेंशन कितना रखिएगा, m0 l0 t रखिएगा कि नहीं, इक्वल टू के को छोड़ देते हैं, एल का डायमेंशन कितना होगा, m0 l और t0, इसका पावर कितना है x। m के बारे में अगर बात करेंगे तो m l0 t0 और इसका पावर कितना, और अगर g का बात करेंगे तो g का कितना है डायमेंशन, m0 l t-2 और इसका पावर है कितना z, है ना, इसका पावर है कितना। अब देखो बेटा कि तुम लोग जानते होगे कि अगर a b स्क्वायर c क्यूब का पावर अगर x रखें तो ये होगा a टू द पावर 1 इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ 1 है, b टू द पावर 2 इंटू एक्स और c टू द पावर 3 इंटू, ये चीज़ तो तुम लोग जानते होगे, ये मैथ्स का प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट का। अब देखिए कि इसी में हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले। तो जब आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो m0 l0 और t इक्वल टू हो जाएगा किसके, m0 इंटू एक्स होगा कि नहीं, l 1 इंटू एक्स और t 0 इंटू एक्स। सबके पावर से पावर को क्या किया, मल्टीप्लाई, कुछ नहीं तो मतलब क्या है 1 है। दूसरे वाले में देखो m1 इंटू वाई, l0 इंटू वाई और t भी कितना 0 इंटू वाई होगा कि नहीं। इसमें देखो कि अगर लिखोगे तो m0 इंटू जेड, l1 इंटू जेड और t-2 इंटू जेड, ये होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब जरा सा देखिए अगले स्टेप में, ये तो यही रह जाएगा m0 l0 और t, है कि नहीं, इक्वल टू, यहाँ से देखिए m0 इंटू एक्स 0, l1 इंटू एक्स कितना और t0 इंटू एक्स कितना t0, यहाँ पे आ जाइए m1 इंटू वाई कितना हो जाएगा y, l0 इंटू वाई कितना और t भी 0 इंटू वाई कितना, ये सब 0 0। इस वाले में देखो m0 इंटू जेड कितना 0, l1 इंटू जेड कितना z और t-2 इंटू जेड कितना -2z, इतना चीज़ है। अब देखो कि जब हम लोग खाली m को इक्वेट करने वाले हैं तो सारा पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, ये है m0 l0 और t का पावर कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पे जब आप बात करिएगा तो m को उठाइए, m का पावर यहाँ कितना, यहाँ पर कितना y तो प्लस y और यहाँ पे कितना, l का पावर देखिए यहाँ कितना x, यहाँ कितना और यहाँ कितना z है, ये ठीक ना, ये क्या है z है, ये ध्यान से देखना z है। और t का पावर देखो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 और यहाँ पे कितना -2z, ठीक ना, ये हो जाएगा। अब देखो कि यहाँ से जब हम लोग अगले स्टेप में आएंगे तो ये तो यही रह जाना है कितना, m0 l0 और t1, है ना। लेकिन जब इसको देखोगे तो ये देखो कितना हो जाएगा my l x प्लस जेड और t का कितना -2z। अब जरा सा ये बताओ कि अगर ये दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है मतलब m का जितना पावर यहाँ होगा उतना ही यहाँ भी होना चाहिए, l का जितना पावर यहाँ होगा यहाँ भी होना चाहिए और t का जितना पावर यहाँ होगा यहाँ भी होना चाहिए। तो जब इस चीज से आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए m का यहाँ 0 और यहाँ क्या y, इसका मतलब y इक्वल टू कितना, एक इक्वेशन, है ना। l का पावर यहाँ कितना 0 और वहाँ कितना x प्लस जेड, यानी कि 0 इक्वल टू एक्स प्लस जेड होना चाहिए, ये दूसरा, है ना। और तीसरा में यहाँ t का पावर है 1 तो 1 इक्वल टू कितना होना चाहिए -2z के बराबर में। अब देखिए कि 3 इक्वेशन भी है और 3 वेरिएबल भी है x y z, तो जितने इक्वेशन उतने वेरिएबल रहते हैं तो सॉल्व हो जाते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला क्या है तुम्हारा, पहला वाला है y इक्वल टू 0, तो इसको तो सॉल्व करना ही नहीं है। दूसरा वाला है क्या, x प्लस जेड इक्वल टू 1 और तीसरा वाला है कितना -2z इक्वल टू 1। यहाँ से देखो z इक्वल टू -1/2 हो जाएगा कि नहीं, z का वैल्यू जब इसमें डालोगे तो x प्लस -1/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब इसको आप इधर लेके आइएगा, ये 0 था ना x प्लस जेड,
एक्स प्लस जेड इक्वल टू कितना था, 0। देख लो, एक्स प्लस जेड कितना था, 0, ठीक ना, 1 नहीं। तो जब एक्स प्लस जेड को लेंगे 0, तो एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0, तो ये देखो -1/2 इधर जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, और यहाँ वाई इक्वल टू कितना है, 0। मतलब आपका x इक्वल टू आया 1/2, वाई इक्वल टू आया कितना, 0, और z इक्वल टू कितना आया, -1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे क्या चीज, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन 1। कहीं इक्वेशन 1 माने थे, कहाँ पे माने थे सर, ये देखिए क्या है, t इक्वल टू के एल एक्स एम वाई जी जेड, है ना, एल एक्स एम वाई जी जेड। अब देखो कि जब यहां से लोगे तो t इक्वल टू के एल टू द पावर x है, m टू द पावर y है, और g टू द पावर क्या है, z है। जब इसमें वैल्यू डालोगे तो t इक्वल टू के टाइम्स एल टू द पावर 1/2, m टू द पावर y का वैल्यू कितना, और g का पावर कितना, -1/2 आएगा कि नहीं। अब देखो m का पावर आ गया कितना, 0। इसका मतलब मैंने जो माना था कि ये टाइम पीरियड m पे भी डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है, ये गलत हो गया। m पे ये डिपेंड नहीं करता है, ये डायमेंशन एनालिसिस बता रहा है, हमको इसको छोड़ के चलना पड़ेगा। जब इसको छोड़ के चलेंगे तो यहाँ से आएगा आपका क्या, t के l/2 को लिखेंगे, l का पावर 1/2 ही, m टू द पावर 0 को 1, और ये माइनस में पावर है तो g का पावर 1/2 नीचे ले आए। अब देखो ये t इक्वल टू हो जाएगा k टाइम्स 1/2 पावर को रूट अंडर l लिख लें, नीचे भी 1/2 पावर को रूट अंडर g लिख लें, और इस सारे रूट को एक साथ मिला करके t इक्वल टू k टाइम्स रूट अंडर l/g लिख दूं क्या। अब देखो ये हो गया क्या तुम्हारा फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूला में है एक कमी। क्या कमी है इस फॉर्मूला में, तो k कांस्टेंट का वैल्यू हमको पता नहीं है। तो किसी भी कांस्टेंट का वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है। कांस्टेंट का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली। अब देखो कि एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड किया जाएगा, तो एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया है क्या, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, ये पता किया गया, फाउंड दैट k इक्वल टू 2π। अब कैसे इसको पता किया जाएगा, है ना, कैसे इसको पता किया जाएगा। देखो तो अगर यहां से हम क्या करें कि यहां से हम 1 मीटर का रस्सी से कोई मास बांध दें m, और इसको हम छोड़े हिला करके और टाइम ऑब्जर्व करें, तो कुछ ना कुछ टाइम के बाद ये पहुंच जाएगी। एक बार जाने में आने में कितना टाइम लगा पता चलेगा कि नहीं। तो पता चला तो हो सकता है क्या कि हम क्या करें, मेजर करने में गलती कर दें, हाथ में स्टॉप वॉच रखे हैं, कभी पहले स्टॉप वॉच दबा दिए तो कभी बाद में दबाए, कभी टाइम पे भी दब गया होगा। तो अगर हजारों लाखों बार हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हर एक बार एक्सपेरिमेंट का क्या होगा, जो डाटा आएगा वो थोड़ा डिफरेंट आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा कि नहीं। लेकिन सारे डाटा का क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे तो एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। एक एग्जांपल देखिए, मैं बोलूं कल घर से सबको 1-1 किलो चावल लेके आना है, 1-1 किलो चावल लेके आना, तो हो सकता है किसी का 0.999 kg हो, किसी का हो सकता है 1.001 kg हो, एरर सब में है। लेकिन अगर सबका एवरेज ले लेंगे तो 1 kg आ जाएगा कि नहीं। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा क्या कि इसको एक बार यहां से लेकर के और यहां तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम लग रहा है कितना, 3.14 सेकेंड का। कितना टाइम लग रहा है, 3.14 सेकेंड का। तो एक बार जाने में इतना लगा और दोबारा आने में भी इतना ही लगेगा, तो कितना टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा, t इक्वल टू 2 इंटू कितना, 3.14 के बराबर में। जरा सा ध्यान से देखो, ये 3.14 क्या है, इसी को क्या कहते हैं, पाई, है ना। तो एक्सपेरिमेंटली ये पता किया गया क्या कि जो यहाँ कांस्टेंट का वैल्यू है वो कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, 2π। और जब इस कांस्टेंट का वैल्यू आप यहाँ पर डालिएगा तो t इक्वल टू कितना आएगा, 2π रूट अंडर l/g। समझ में आई बात। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव हो गया। आपको अगर याद है तो ठीक, अगर नहीं याद है तो आप इंटरनेट पे सर्च करके देखिए, यही फॉर्मूला है टाइम पीरियड का। कैसे निकाले, तो केवल एक एक्सपेरिमेंट में हम ऑब्जर्व किए और उस ऑब्जर्वेशन में क्या किए, अपना डायमेंशन एनालिसिस घुसा दिए। डायमेंशन एनालिसिस खुद ब खुद फॉर्मूला तक ले आया।
अब फंसा मैटर कहाँ पे, मैटर फंसा हमको कांस्टेंट निकालने में। तो कोई भी कांस्टेंट डायमेंशन एनालिसिस से नहीं निकाला जा सकता। कांस्टेंट को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। और इस एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से क्या पाया गया कि अगर 1 मीटर का हम ये रस्सी लेते हैं, अगर ये रस्सी 1 मीटर का लेते हैं, तो 1 मीटर के रस्सी के लिए जो टाइम पीरियड आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 पाई, है ना। तो 2 पाई यहाँ वैल्यू डाल के देख लो, काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये के का वैल्यू निकलेगा और इस तरह से क्या होगा, फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। अब देखिए कि इसके बाद क्या है, तो डायमेंशन फॉर्मूला का एप्लीकेशन हम खत्म मान लेते हैं, ठीक है। अब है क्या कि डायमेंशन फॉर्मूला का कुछ डिमेरिट्स भी है। तो पहला डिमेरिट क्या है, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या, तो अगर केवल डायमेंशन फॉर्मूला पता रहे तो वर्क और एनर्जी के बीच में डिफरेंशिएशन पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा। स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या, सेम। तो केवल डायमेंशन फॉर्मूला का जानकारी लेकर के हम इंडिविजुअल किसी भी क्वांटिटी का नाम नहीं ले सकते। क्यों कि वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम डायमेंशन। अब डायमेंशन अगर केवल पता है तो नहीं कह सकते हैं कि ये वेलोसिटी होगा कि ये स्पीड होगा। अगर हमको केवल डायमेंशन पता है तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये एनर्जी है कि वर्क डन है। बातें समझ में आ रही है, पहला डिमेरिट। दूसरा डिमेरिट क्या कि फिजिकल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन एनालिसिस से वैल्यू का पता नहीं लगता है। इसका पता कैसे लगाया जाता है, एक्सपेरिमेंटली लगाया जाता है। बातें समझ में आ रही है। तो ये सब जो है सो कुछ क्या है, इसका डिमेरिट्स है। और इस डिमेरिट्स का कोई उपयोग नहीं है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। और ये यूजेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, जहां से अंधाधुंध क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां तक कि नीट और जेई में करीब करीब हर एक साल एक क्वेश्चन रहता है। वो क्वेश्चन रहता है कहां से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, जो क्वेश्चन आपसे सबसे पहला करवाया गया। पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन कल करवाया था, एक नया क्वेश्चन आज भी करवाया है ना। और इस तरह से हम लोग ये मान के चलेंगे कि हमारा डायमेंशन, यूनिट और मेजरमेंट का ये टॉपिक क्या हुआ, समाप्त हो गया। समझ में आ गया बात। अब अगले दिन से जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो क्या होगा, वेक्टर का टॉपिक शुरू। तो वेक्टर कल ही शुरू कर दूं या कल इस चैप्टर को पूरा एक बार रिकैप्चुलेट कर दूं, रिकैप कर दें, और रिकैप करने के बाद फिर से नया चैप्टर वेक्टर शुरू कर दें। देखो ये जो छूट गया कोई दिक्कत नहीं है, केवल डायमेंशन फॉर्मूला आपको लिखते लिखते समझ में आ जाएगा जिनका हो गया। अगर फिर भी छूट गया तो वीडियो देख लीजिए, आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है हमसे मिल लीजिए, हम ला देंगे, ये आपसे हो जाएगा, ठीक ना। तो केवल इस चैप्टर में क्या है तुमको कि डायमेंशन फॉर्मूला लिखना